मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। ठीक है, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है, उससे मैंने प्रायोरिटी एल्गोरिथम आपको बताई थी कल जो मैंने डिस्कस किया था। कुछ पॉइंट इसमें रह गए थे। ठीक है, तो मैं आज उस पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में देखिए, मैं चलता हूँ वन बाई वन। तो देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, हर प्रायोरिटी के साथ एक प्रोसेस अटैचमेंट में होता है। जैसे कि हम बात करें कि रन हाईएस्ट प्रायोरिटी रेडी टू जॉब, ठीक है ना, कि अब इसमें प्रायोरिटी अगर आपकी प्रत्येक प्रोसेस से जुड़ी हुई है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी रेडी टू जॉब, यानी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो आपका क्या करेगा, रन करेगा। तो सब में भी ब्लॉक, बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, यानी कहीं ना कहीं रेडी क्यू में होंगी, यानी उनकी पीसीबी बन चुकी होगी, फिर पीसीबी में स्टोर हो चुकी होंगी। और जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है वो आपके एग्जीक्यूट होने के लिए वो रेडी होगा। राउंड रॉबिन एमंग प्रोसेस ऑफ इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन राउंड रॉबिन में क्या होता है कि सारी की सारी जो प्रायोरिटी होती है इक्वल, प्रत्येक प्रोसेस की इक्वल प्रायोरिटी होती है राउंड रॉबिन। वो कैन बी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव, दोनों मोड में हो सकती है। प्रायोरिटी भी आपकी एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में हो जाती है। तो जो रिप्रेजेंटिंग है प्रायोरिटीज का, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले टिपिकली एन इंटीजर, हम इंटीजर पे देखते हैं, इंटीजर होना चाहिए। द लार्जर द हायर और द लोअर, जो आपका लार्जर द हायर और द लोअर, यानी कि देखिए इंटीजर से मतलब ये है कि यह तो कंडीशन लिखती है कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, ठीक है ना, हायर द नंबर एंड हायर द प्रायोरिटी। उसी तरह आपका लोअर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी है। तो इसमें अगर हम देखें, ये एक सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम सोलरिस का है कि 0 से 59 है, तो 59 इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। यहाँ 0 से 139 तो 0 इज द हाईएस्ट होगी। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन यहाँ पर हम दो मोड ले सकते हैं कि लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी एंड हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। जो भी आपको क्राइटेरिया दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, अब जैसे सेटिंग प्रायोरिटीज की बात करें तो देखो, प्रायोरिटी कैन बी स्टेटिकली असाइंड, हम इसको जो है असाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटिकली असाइन कर सकते हैं 1 2 3 4 करके, जो भी असाइन आप करेंगे। मतलब 5 प्रोसेस है आपके पास, P1 P2 P3 P4 P5, तो सबकी प्रायोरिटी आप असाइन करते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको कल बताए थे दोनों, उसमें से क्या था कि आपका जो एज प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी आप 40 की हो, फिर 30 की हो, फिर 20 की हो, फिर 10 की हो, फिर आप 5 की हो। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे कि हायर नंबर है तो हम उसकी प्रायोरिटी हायर लेते रहे। जैसे इसमें कुछ प्रोसेस हैं, ऑलवेज हैव ए हायर प्रायोरिटी देन अदर प्रॉब्लम। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं हमेशा हायर प्रायोरिटी के साथ आते हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है ना, स्टारवेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट ब्लॉकिंग। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3। अब P1 प्रोसेस की प्रायोरिटी है आपकी 30, P2 की है आपकी 20 और P3 की है 10। तो ऑब्वियसली आप देखते हो कि P1 प्रोसेस आपका शेड्यूल होगा। अब उसकी प्रायोरिटी 30 ही है, लेकिन मैंने P2 की प्रायोरिटी फिर मैंने थोड़ा कम कर दी या ज़्यादा कर दी, 20 से मैंने 10 कर दी या उसकी 5 कर दी। तो वहाँ पे क्या रहता है, थोड़ा बढ़ा दी, जो भी है। तो कुछ ऐसे इसमें प्रोसेस होते हैं जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो एक साथ अब हम 4-5 प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए लगातार कई प्रोसेस आ जाए थोड़ी देर के लिए, कि अब किसी की स्टारवेशन की बात वहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्योंकि एक ही प्रोसेस जो है बार बार वो CPU बाउंड प्रोसेस बन रहा है। और मैंने बताया था
कि सीपीयू और सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड दोनों का कम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। अगर 3 प्रोसेस सीपीयू बाउंड के हो रहे हैं, जो प्रोसेस सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, अगर 3 को एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट 1 या 2 उनको एग्जीक्यूट होना चाहिए इनपुट आउट बाउंड प्रोसेस। इस तरह में क्या रहेगा कि कोई प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है तो प्रोसेस चला जाएगा, आपका रहेगा तो मेन मेमोरी में, लेकिन उसकी स्टेट चेंज होगी, वो चला जाता है वेट एंड ब्लॉक स्टेट में, वहीं पड़ा रहेगा जब तक आपकी हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस अपना काम खत्म नहीं कर लेंगे। इससे काफ़ी लंबा समय लगता है। सीपीयू बाद में उनको जो है हटा देता है, उनको अबॉर्ट कर देता है, उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम्स बनी रहती है स्टारवेशन की। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे चेंज होगी? तो प्रायोरिटी कैन बी डायनेमिकली चेंज बाई ओएस। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपकी प्रायोरिटी जो है डायनेमिकली चेंज हो सकती है। इसका जो सोल्यूशन होता है स्टारवेशन का, उसको बोलते हैं एजिंग। एजिंग बोलते हैं। और एजिंग का कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस दैट वेट इन द रेडी क्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो रेडी क्यू में लंबे समय से इंतजार कर रहा है, उन प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करना डायनेमिकली चेंज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। यानी किसी की प्रायोरिटी मान लीजिए 10 थी, उसने वहाँ पर डायनेमिकली चेंज कर दी 5 कर दी, तो हो सकता है कि मान लीजिए एक टाइम यूनिट के लिए जितना भी 5 सेकंड के बाद एक प्रोसेस अगर 15 मिनट ले रहा है और वो अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो 75 मिनट बाद उसको चांस मिल जाएगा। अभी तो एक भी चांस नहीं मिल रहा था उसको। तो ये दिक्कतें वहाँ पर आ जाती हैं। तो इसे कहते हैं इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस दैट विद इन द रेडी क्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो लंबे समय के लिए उसमें समस्याएं आ जाती हैं कि कैसे प्रायोरिटी को हम प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करें दैट वेट इन द रेडी क्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। इसी तरह प्रायोरिटी इन्वर्जन है। अब इसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो डिपेंड्स ऑन लो प्रायोरिटी प्रोसेस। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वो डिपेंड होता है लो प्रायोरिटी प्रोसेस। जैसे तो रिलीज ए लॉग, हम किसी को रिलीज करें, जैसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, वो डिपेंड ऑन द लो प्रायोरिटी प्रोसेस। यानी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है लो प्रायोरिटी प्रोसेस, दैट इज रिलीज टू लॉग। यानी कि देखिए, अब लो प्रायोरिटी प्रोसेस अगर वहाँ से हट जाता है तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को तो टाइम मिलता है ना करने के लिए। और ये नियम होता ही ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा, इंटरप्ट आएगा, ओएस उसको क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा। जो प्रोसेस रनिंग में हो सकता है वो लो प्रायोरिटी प्रोसेस रहा हो तो रनिंग में, तो कहीं ना कहीं हाई प्रायोरिटी प्रोसेस डिपेंड करता है लो प्रायोरिटी प्रोसेस पर। व्हाट इफ अनदर प्रोसेस विद इन बिटवीन प्रायोरिटी अराइज। तो क्या होता है कि जो अनदर प्रोसेस है विद इन बिटवीन प्रायोरिटी अराइज, तो उस कंडीशन में क्या है, बीच बीच में कई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते रहते हैं जो प्रायोरिटी अराइव होती रहती है। जब पुराने जो लोअर प्रोसेस है मान लीजिए लग गए सीपीयू में, अगर टाइम कम रहा तो एग्जीक्यूशन है तो एग्जीक्यूट तो हो जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी आई तो उसको वहाँ पे इंटरप्ट झेलना पड़ता है। अब जैसे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस है। देखिए, इनहेरिट प्रायोरिटी ऑफ हाईएस्ट प्रोसेस। अगर हम किसी हाईएस्ट प्रोसेस की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर अ रिसोर्स, जो एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो मस्ट बी एबल टू चेन मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस तरह बहुत सारे हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस होंगे तो वहाँ पर एक मल्टीपल इनहेरिटेंस वहाँ पे क्रिएट होता है, एक चेन बन जाती है कि एक प्रोसेस आया फिर उसके नीचे दूसरा प्रोसेस आया, तो एक चेन बन के तैयार होती है। तो मस्ट इंश्योर दैट प्रायोरिटी रिवर्ट्स टू ओरिजिनल वैल्यू। तो वहाँ पर क्या है कि प्रायोरिटी की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम इंश्योर करते हैं। देखिए, ठीक है। तो ये था आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो मैंने बताया। हमें बात करनी है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है। इसमें देखते हैं कि जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, इसे डिजाइन फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम है ना। इसी हम ये क्या है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया बेसिकली। फिर क्या, जॉब गेट्स द सीपीयू फॉर ए फिक्स टाइम। फिक्स टाइम को क्या बोलते हैं, क्वांटम टाइम या टाइम स्लाइस बोलते हैं। इसमें टाइम क्वांटम निर्धारित होता है सीपीयू के लिए।
कि जॉब गेट द सीपीयू फॉर ए फिक्स टाइम, एक टाइम क्वांटम के लिए प्रोसेस जो है सीपीयू के पास जाएगा। सिमिलर टू एफसीएफएस, एफसीएफएस की इक्वल है, लगभग सिमिलर है, इक्वल नहीं है, बट विद प्रियम्पशन। ये नॉन प्रियम्पशन मोड में नहीं होती, विद प्रियम्पशन में। सीपी क्या करता है, इंटरप्टेड और रेगुलर इंटरवल, यानी कि सीपी जो है रेगुलर इंटरवल में इंटरप्ट करता रहता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो आपकी बार बार होती है। यानी मान लीजिए 3 प्रोसेस आपके पास है, P1 P2 P3, तो P1 मान लीजिए 4 टाइम के लिए, मैं भी एक एग्जाम्पल दूंगा आगे, अगर P1 एक 4 टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, तो P1 के बाद P2 भी 4 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा, P3 भी 4 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। नीड्स हार्डवेयर टाइमर। अब हार्डवेयर टाइमर भी की हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमने एक टाइम फिक्स किया एक प्रोसेस के लिए, तो हर 5-4 सेकंड के बाद दूसरा प्रोसेस लग जाना चाहिए। अगर कोई प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा उसी प्रोसेस को चांस मिलेगा, लेकिन 4 टाइम के लिए एक आपने सेटिंग कर रखी है। रेडी क्यू ट्रीटेड एज ए सर्कुलर बफर, यस, क्योंकि 3 प्रोसेस है तो P1 P2 P3, फिर P1 P2 P3, फिर P1 P2 P3, बार बार सर्कुलेट होता है बफर में, कि एक प्रोसेस बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, बार बार आपका शेड्यूल होता है। जस्ट ए सर्कुलर क्यू, एक सर्कुलर बफर की तरह वो यूज किया जाता है। अब प्रोसेस में यूज लेस देन अब फुल टाइम स्लाइस, फुल टाइम स्लाइस कि प्रोसेस जो है मे बी यूज लेस देन फुल टाइम स्लाइस। आपका जो प्रोसेस है यूज लेस देन अब फुल टाइम स्लॉट, पूरे फुल टाइम स्लॉट्स के लिए यूज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं उसको वेट करना पड़ेगा। उसका जो टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट पे उसको चांस मिलता रहता है। दे टर्मिनेट एंड शेड्यूल टेक प्लेस, जिससे वो उसे हम टर्मिनेट कर सकें और उसको हम अच्छी जगह में नहीं शेड्यूल कर सकें। जो भी उसका स्थान है, मान लीजिए कोई प्रोसेस टर्मिनेट हुआ 4 सेकंड के बाद, उसको हम कहाँ रखते हैं, पीसीबी में रखते हैं। हर प्रोसेस की अपनी पीसीबी होती है। पीसीबी में क्या होता है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, उसमें क्या प्रोसेस का जहाँ तक प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हुआ वहाँ तक का पूरा रिकॉर्ड सेव होता है। जब दोबारा वो शेड्यूल होता है तो वहीं से वहाँ पर शेड्यूल होता है, दोबारा से उसको फिर से पुनः स्टार्टिंग नहीं करनी पड़ती उसको। वो 4 सेकंड के बाद से ही आपका एग्जीक्यूट होगा, जितना काम खत्म हो गया उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा। अब इफ प्रोसेस इज इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ टाइम स्लाइस, अगर प्रोसेस आपका इनकम्प्लीट है टाइम स्लाइस के अंत में, तो दे ज्वाइन एंड ऑफ द रेडी क्यू, वो फिर से क्या है रेडी क्यू के अंत में जाके ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं कि शुरू में लग जाएगा। दे ज्वाइन एंड ऑफ रेडी क्यू। अब विद n प्रोसेसेस एंड क्वांटम, अगर n प्रोसेस है एंड क्वांटम, अगर देखिए कि मान लीजिए आपके पास n प्रोसेस है, क्वांटम आपका q, ईच प्रोसेस वेट फॉर ए मोस्ट वेट्स फॉर ए मोस्ट n-1 क्यू, ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्यू तो उसका टाइम क्वांटम हो गया, क्यू आपका टाइम क्वांटम हो गया, लेकिन जो प्रोसेस है n प्रोसेस है, अब n प्रोसेस की बात आ रही है, n-1 प्रोसेस, यानी कि टोटल प्रोसेस कितने n है, अब n-1 है, तो n-1 का मतलब ये कि एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रोसेस को वेट कितना पड़ेगा n-1 इंटू क्यू टाइम वेट करना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रोसेस आएगा उसके लिए भी n-1 है। मान लीजिए 3 प्रोसेस सपोज करो, तो 3-1 इंटू क्यू टाइम स्लाइस आपके पास दिया है 2, तो 3-1 2 इंटू 2 यानी 4, तो कितना वेट करना पड़ा प्रत्येक प्रोसेस को 4 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह आपका जो अगला है जैसे डायनामिक्स ऑफ राउंड रॉबिन, देखिए डिसीजन मोड, अगर प्रियम्पशन की बात करें जो डिसीजन मोड है प्रियम्पटिव है, तो प्रोसेस इज अलाउड टू रन अंटिल टाइम स्लाइस पीरियड कॉल्ड टाइम क्वांटम इज रीच, और इसी टाइम क्वांटम के आधार पे वो अपने एग्जीक्यूशन तक पहुंच जाता है। देन अ क्लॉक इंटरप्ट अकर्स एंड द रनिंग प्रोसेस इज डिस्पैच, अगर कोई क्लॉक इंटरप्ट होती है तो रनिंग प्रोसेस क्या होता है, डिस्पैच होता है, फिर से डिस्पैच होता है। क्लॉक इंटरप्ट मतलब ये कि 4 सेकंड के बाद फिर से क्लॉक इंटरप्ट होगी, नहीं भाई इसका काम खत्म हो गया, अब आप दूसरा प्रोसेस लीजिए,
ठीक है। इसे सपोज करिए मैंने कोई क्वेश्चंस दिया, 5 क्वेश्चंस दिया, अब 5 बच्चों को दिया, तो अगर मैं प्रत्येक बच्चे के पास जाऊंगा 5 क्वेश्चन देखूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन उसका देखूंगा, ये उसका एक क्वेश्चन देखूंगा, पाँचों को मैं टाइम दे दूंगा एक क्वेश्चन, फिर दोबारा रिपीट करूंगा दूसरे क्वेश्चन के लिए, फिर दोबारा रिपीट करूंगा तीसरे क्वेश्चन के लिए, फिर चौथी बार आऊँगा चौथे क्वेश्चन के लिए, फिर लास्ट में आऊँगा 5वें क्वेश्चन के लिए। इससे क्या रहेगा कि वेट तो सबको करना पड़ रहा है, सबको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा। ये जरा गौर से देखिए, सीपीयू वेट नहीं कर रहा है, सीपीयू का काम तो चल ही रहा है ना, सीपीयू काम तो चल रहा है, सीपीयू आइडल तो नहीं बैठ रहा है ना आपका, लेकिन प्रोसेस को तो वेट करना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत सारे प्रोसेस है, क्योंकि सीपीयू के साथ प्रॉब्लम है, वो एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जब उसको करेगा तो बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा, लेकिन चांस सबको दे रहा है वो उस टाइम क्वांटम के आधार पे। तो इफ देयर आर n प्रोसेस इन द रेडी क्यू एंड द टाइम क्वांटम इज क्यू, देखिए अगर आपके पास n प्रोसेस है इन द रेडी क्यू एंड द टाइम क्वांटम इज क्यू, टाइम क्वांटम क्यू है, देन ईच प्रोसेस गेट्स 1/n ऑफ द सीपीयू टाइम। आपका जो सीपीयू टाइम है उसको देखिए, ईच प्रोसेस गेट्स 1/n ऑफ द सीपीयू टाइम। तो सीपीयू टाइम के लिए 1/n आप क्या ले रहे हो, प्रोसेस गेट्स 1/n ऑफ द सीपीयू टाइम। तो सीपीयू टाइम कितना लगा, 1/n सीपीयू टाइम ले रहा है ना, इन चंक ऑफ एट मोस्ट क्यू टाइम, इन चंक ऑफ एट मोस्ट क्यू टाइम्स, ठीक है ना। तो जो चंक्स ऑफ एट मोस्ट क्यू टाइम्स यूनिट है एट वंस, तो एक बार में आपका क्यू टाइम्स वहाँ पे यूज होता है। तो नो प्रोसेस वेट्स मोर देन n-1 इंटू क्यू टाइम यूनिट्स, यानी कि कोई भी प्रोसेस n प्रोसेस है इन द रेडी क्यू, भाई रेडी क्यू में n प्रोसेसेस आ रही है एंड द टाइम क्वांटम क्या है, क्यू है, तो देन ईच प्रोसेस गेट्स 1/n ऑफ द सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम का 1/n जो है वो यूज कर रहा है, भाई टोटल प्रोसेस n है, टाइम क्वांटम आपका क्यू है, तो अब क्यू प्रत्येक प्रोसेस के लिए 1/n मिलेगा ना सीपीयू टाइम का, इन द चंक जो भी आपका ग्रुप है, एट द मोस्ट क्यू टाइम यूनिट एट वंस। तो नो प्रोसेस वेट मोर देन n-1 क्यू टाइम यूनिट्स, तो प्रोसेस को n-1 क्यू टाइम वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। देखिए डायनेमिकली नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन है, तो डिपेंड्स ऑन द क्वांटम, ये क्वांटम में डिपेंड करेगा। एक्सट्रीम में देखिए वेरी लार्ज एफसीएफएस, वेरी स्मॉल 1 मिलीसेकंड प्रोसेसर शेयरिंग, processes get a theme that each one wants, that each own wants a processor with speed 1/n of the single processor, ठीक है। भाई n प्रोसेस थे मान लीजिए, तो प्रोसेस क्या करेगा, वो उसको लगता है कि ईच वन ओन्स, मैं ही पूरा यूज कर रहा हूँ प्रोसेसर विद स्पीड 1/n ऑफ द सिंगल प्रोसेसर, पर ऐसा नहीं होता। अब इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, इफेक्ट टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विचिंग होती है राउंड रॉबिन में। अब इस स्मॉल क्वांटम माइनस का आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आर फ्रीक्वेंट, स्मॉल क्वांटम है का कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आर फ्रीक्वेंट, अगर स्मॉल क्वांटम है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत ही स्पीड से होती है, क्योंकि सीपीयू विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन स्विचिंग, क्योंकि सीपीयू का बहुत ज़्यादा समय स्विचिंग में जाता है। तो इफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज 10% है ऑफ क्वांटम 10% ऑफ द सीपीयू टाइम स्पेंड ऑन स्विचिंग। देखिए आपके क्वांटम का 10% टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच है, तो 10% ऑफ सीपीयू टाइम स्पेंड ऑन स्विचेस, उतना ही आपका सीपीयू का 10% स्पेंड होगा स्विचेस में, ठीक है। अब इसे परफॉर्मेंस करें अराउंड रॉबिन की, तो जो टर्न अराउंड टाइम है आल्सो डिपेंड ऑन टाइम क्वांटम, जो टर्न अराउंड टाइम है आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम क्वांटम, यानी कि आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो डिपेंड करता है टाइम क्वांटम पे, कितना टाइम क्वांटम आपका चल रहा है उसी पे आपका टर्न अराउंड टाइम डिपेंड करेगा। ये परफॉर्मेंस ही है। इंक्रीज द क्वांटम टाइम लेस फ्रीक्वेंट, एक्सक्यूशन ऑफ स्विचिंग, जितना आप क्वांटम टाइम बढ़ाओगे उतना जो है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द स्विचिंग जो है आपकी फ्रीक्वेंट होगी, और लेसर टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम आपका कितना उतना ही कम होगा, यानी स्विचिंग में टाइम स्विचिंग आपकी बहुत ही कम हो जाएगी।
कम होने का मतलब क्या है कि लेस फ्रीक्वेंट एग्जीक्यूशन ऑफ स्विचिंग। आपने टाइम क्वांटम बढ़ा दिया तो उतना ज़्यादा स्विचिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, और टर्न अराउंड टाइम आपका लो होगा। अब जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है जिसको बोलते हैं एवरेज, डज नॉट ऑलवेज इम्प्रूव विद इंक्रीज ऑफ क्वांटम टाइम। तो आपका टर्न अराउंड टाइम इम्प्रूव नहीं करेगा, डज नॉट ऑलवेज इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि आपने क्वांटम जो है टाइम क्वांटम क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी टाइम क्वांटम अगर बढ़ेगा तो आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। अब क्या है, टर्न अराउंड टाइम कैन बी इम्प्रूव्ड इफ मोस्ट प्रोसेस कैन फिनिश दियर जॉब इन वन क्वांटम। देखिए जो टाइम क्वांटम है कैन बी इम्प्रूव, वो इम्प्रूव करेगा इफ मोस्ट प्रोसेस कैन फिनिश दियर जॉब इन वन क्वांटम। यानी कि टाइम क्वांटम आपको इम्प्रूव कर सकता है इफ मोस्ट प्रोसेस, यानी कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं अगर वो फिनिश करेंगे अपने जॉब्स को वन क्वांटम में, तभी इम्प्रूव कर सकता है। एक ही क्वांटम में अगर मैक्सिमम जॉब आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, उनकी जॉब फिनिश हो जाती है, तो आपका ये इम्प्रूव कर सकता है टाइम क्वांटम। टर्न आपका टीटी जो है टर्न अराउंड टाइम आपका इम्प्रूव कर सकता है। अब विद 3 प्रोसेस ऑफ 10 मिली सेकेंड ईच, देखिए विद 3 प्रोसेस ऑफ, तो 3 प्रोसेस ऑफ 10 मिली सेकेंड, यानी 10 मिली सेकेंड के लिए आप प्रत्येक प्रोसेस को दे रहे हैं, एंड टाइम स्लाइस 1 मिली सेकेंड दे रहे हैं। 3 प्रोसेस आप 10 मिली सेकेंड कह रहा है प्रत्येक में, 1 मिली सेकेंड आपको टाइम स्लाइस मिल रहा है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, 29 मिली सेकेंड। एक घटेगा ना वहाँ पे, देखिए 10 मिली सेकेंड ईच विद 3 प्रोसेस, यानी एक के लिए 10 मिली सेकेंड दिया हुआ ना, तो 3 के लिए कितना होगा 30 मिली सेकेंड। आपका टाइम स्लाइस आपका 1 मिली सेकेंड का है, तो जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो 29 मिली सेकेंड का होगा, एक घटेगा वहाँ पे, क्योंकि इसमें एक्सक्लूडिंग स्विचिंग टाइम, इसमें स्विचिंग टाइम भी आपकी एक्सक्लूड है, ठीक है। इफ टाइम स्लाइस 10, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 20 मिली सेकेंड प्लस स्विचिंग टाइम, क्योंकि इसमें स्विचिंग टाइम भी जुड़ा है। देखिए आपका टर्न अराउंड टाइम भी 10 हुआ प्लस स्विचिंग टाइम भी 10 हुआ, तो दोनों 20 ना हो गए। देखिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे राउंड रॉबिन था, मैं बोलता कि शेड्यूलिंग इज सिमिलर टू एफसीएफ शेड्यूलिंग एक्सेप्ट दैट सीपी बस्ट आर असाइंड विद इन लिमिट कॉल्ड टाइम क्वांटम। देखिए ऑन दिस एग्जांपल ऑफ क्वांटम टाइम, ये क्वांटम टाइम देखिए 4 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्वांटम दे दिया 4। प्रोसेस 3 है आपके पास, देखिए P1 P2 P3, ये 3 प्रोसेस दिए हैं। आपका बस टाइम 24, 3 और 3 है। अराइवल टाइम देखिए क्या है 0 0 0। अपन को क्या देखना है कि इसमें क्या है, अराइवल टाइम 0 कंसीडर किया या दिया हुआ है। राउंड रॉबिन का यूज करके इस डिविजन को सॉल्व करना है। तो देखिए बस टाइम कितना है, P1 का 24 बहुत ज़्यादा है, P2 का कितना, लेकिन टाइम क्वांटम कितना दिया 4, यानी प्रत्येक प्रोसेस को टाइम क्वांटम कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो देखिए इसका गैंट चार्ट कैसे बनता है। सबसे पहले आप देखिए इसमें ये प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस आपके पास गिवन है। देखिए ये गैंट चार्ट आपका यहाँ पर है। तो अब इसमें देखिए जैसे P1 है, P1 के लिए हम अगर देखें 0 से 4, हमने क्वांटम 4 ले रखा था ना, तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद ये स्विच करेगा और CPU किसको, P2 को चांस देगा। लेकिन P2 का कितना क्वांटम था, 3 था, और P3 का भी 3 था। देखो P3 का भी 3 था, ये देखिए इसका 4 है, इसका 24 है, इसका 3 3 है ना। तो देखिए, तो अब आप P1 में देखो, P1 में कितना है, 4 है यहाँ पे P1 का, इसका तो 4 है। तो अब जब इसका 4 है और इसका आपका 3 है, तो 4 + 3 7 हो गया, ठीक है। अब P3 को चांस मिलेगा, 7 + 3 10 हो गया। इसके बाद वापस अब उसके पास कितना बचा, 20 बच रहा है P1 के पास, तो सारे 20 के होंगे। देखिए तो सब के सब P1 को 4 4 के स्लॉट बन जाएंगे, एक साथ नहीं कर सकते आप। 10 + 4 फिर स्विच करेगा, फिर वापस ले लेगा 10 + 4, 14 + 4 18 हो गया, फिर 4 लेगा तो 22 हो गया, फिर 4 ले लेगा 26 हो गया, फिर 4 लेगा तो 30 हो गया। तो जो टर्न अराउंड टाइम आपका जो TT है वो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है, मैंने बताया था। तो देखते हैं टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है इसका। ये P1 P2 P3, हम क्या करेंगे, अराइवल टाइम कंप्लीशन टाइम कितना है, आप देखो P1 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे देखो कितना है, 30 है। ये देखिए 30 है, गौर से देखिए, ये आपका 30 लग रहा है ना,
इसका जो कंप्लीशन टाइम कितना है 30 है, तो 30 माइनस अराइवल टाइम कितना है 0, 30 माइनस 0 कितना है, देखो 30 माइनस 0 ये क्या है 7 माइनस 0, 7 क्या है 7 P2 का कंप्लीशन टाइम देखिए यहाँ पे, तो 7 माइनस 0 और जो आपका P3 है, P3 का है आपका 10, ये देखिए 10, तो 10 माइनस 0 आंसर कितना है 37 प्लस 10, तो आपका कितना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना निकलेगा 30 प्लस 7 प्लस 10 अपॉन 3, क्योंकि 3 प्रोसेस है तो 47 अपॉन 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 15.66, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। तो बहुत ही सिंपल था लॉजिक, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए राउंड रॉबिन में क्या, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें टू सपोर्ट टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करता है, जैसे रन प्रोसेस फॉर ए टाइम स्लाइस, जो आपका रन प्रोसेस है वो टाइम स्लाइस, देन मूव टू बैक ऑफ फीफो क्यू, अब जैसे प्रीएम्पशन देखो, प्रीएम्प्टेड इफ स्टिल रनिंग एट एंड ऑफ टाइम स्लाइस, प्रीएम्पशन में क्या है स्टिल रनिंग अगर एंड ऑफ द टाइम स्लाइस, यानी कि प्रीएम्प्टेड इफ स्टिल रनिंग एट एंड ऑफ टाइम स्लाइस, यानी कि टाइम स्लाइस के अंत में ये जब एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रनिंग आपकी क्या होगी प्रीएम्प्ट करेगी, दूसरे प्रोसेस के लिए करेगी, ठीक है ना। एडवांटेज अगर देखें तो देखिए आपका जो फेयर कलेक्शन है, फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू अक्रॉस प्रोसेसेस, इसके बाद जो दूसरी बात ये करें कि आपका कि लो एवरेज वेटिंग टाइम व्हेन जॉब लेंथ वेरी वाइडली, अगर इसका लेवरेज वेटिंग टाइम बहुत ही लो है तो जॉब लेंथ वेरी वाइडली, जॉब लेंथ बहुत ही वाइड है, बड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर और देखते हैं, देखिए कह रहा है एग्जांपल ऑफ राउंड रॉबिन विद टाइम स्लाइस 20 दिया हुआ है। तो अब अगर देखिए प्रोसेस क्या है P1 P2 P3 है ना, अराइवल टाइम 0 20 20 है, बस टाइम 400 60 एंड 60 है। तो अब देखिए गैंट चार्ट की अगर बात करें तो देखिए गैंट चार्ट कैसे बन रहा है इसका, अब आपका 0 से 20, क्योंकि टाइम स्लाइस कितना दिया है 20, तो P1 तो 20 तक जाएगा ना, आपका 20 तक गया P1, अराइवल टाइम उसका 0 था, नो प्रॉब्लम, इसमें दिक्कत नहीं है। अब बस टाइम की बात करें तो अब आपका बस टाइम 20 तो आपका हटा 20 सेकेंड तो हट गया आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद P2 देखें तो P2 का 60 है, P2 को चांस मिला 40 हुआ यार, 20 प्लस 20 कितना हुआ 40 हो गया। फिर P3 को चांस मिला तो P3 आपका 20 है अराइवल टाइम, यानी 20 सेकंड की बात आ रहा है, तो हर 20 सेकंड के बाद P2 आ गया ना, देखो यहाँ पे लग गया P3, फिर P3 देखो, अब तो लग गया, अच्छी बात है, यहाँ पे 60 दोनों की 60 है तो P2 लगा एक बार, अब इसके बाद P3 को चांस मिला, तो P3 चांस मिला तो 40 प्लस 20, ये तो 20 टाइम स्लाइस दिया वो ऐड होता चला जा रहा है P3। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे 40 बचा, फिर P1 को चांस मिला तो P1 फिर 20 या 80 हो गया, फिर P2 को चांस मिला, देखिए 100 हुआ, फिर P3 को चांस मिला 120 हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो बचा था, फिर इसके बाद फिर P1 आया, फिर यहाँ पे P1 आया तो P1 को फिर चांस मिला 140, ठीक है। इसके बाद फिर आपका P2 आया 160, फिर आपका P3 आया 180, फिर P1 को, इसी तरह आगे और बढ़ता चला जाएगा, इसमें भी आगे जो है अभी और बढ़ेगा, ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये टोटल जो बस टाइम होना चाहिए 460 एंड 60 होना चाहिए, यानी 460 और 60, यानी कि आपका इसी तरह। अब देखिए ये चेक करना पड़ेगा अपन को कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 40 हुआ था, यहाँ पे 40 हुआ था पहली बार वन टाइम, फिर हम P1 को चांस दिया तो यहाँ पे घटता चला गया, तो जब तक इसका पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें उस कंडीशन में, देखिए जैसे मैं बताता हूँ, इस कंडीशन में बात करें, जैसे मान लीजिए ये वाला चांस है, अब आपका जो प्रोसेस था वो तो प्रोसेस आपके पास आ गया ना, यहाँ पे तो प्रोसेस कहीं नहीं जा रहा ना, आपने निकाल लिया कि 20 यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब 20 के बाद यहाँ पे जब आप चांस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 आपका बचेगा
380 बचा कटने के बाद। 380 के बाद क्या बचेगा आपका 360 बचेगा, फिर क्या बचेगा 340 बचेगा, फिर क्या बचेगा आपका 320 बचेगा, ऐसे करके फिर 300 बचेगा। तो ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस, इतना बड़ा नहीं आता हालांकि। तो एक लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरह गैंट चार्ट आपको बनाना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की चीज़ें करनी होगी। ठीक, अब जैसे बात करें कि अब आपका डिसएडवांटेज की बात करें कि डिसएडवांटेज क्या होता है आपका वेटिंग, पूरा एवरेज वेटिंग टाइम है, ठीक है। व्हेन जॉब्स हैव सिमिलर लेंथ, तो इमेजिन एन जॉब इज रिक्वायरिंग टी टाइम स्लाइस, ठीक है ना। अब आपको जो इमेजिन करें कि हमारे पास एन जॉब है, टी टाइम स्लाइस दिया प्रत्येक रिक्वायरिंग टी टाइम स्लाइस, तो जो आर होगा आल कंप्लीट रफली अराउंड एन इंटू टी। यस, टोटल प्रोसेस कितने एन जॉब है ना, टाइम स्लॉट्स क्या रफली तो एन इंटू टी हो गया ना। तो एवरेज वेटिंग टाइम इज इवन वर्स देन एफसीएफएस। एवरेज वेटिंग टाइम जो है वर्स देन एफसीएफएस, एफसीएफएस से क्या होगा ज़्यादा ही होगा। तो परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ टाइम स्लैश। आपकी परफॉर्मेंस जो किस पे डिपेंड करती है टाइम स्लैश पे। कैसे, टू हाई तो डीजनरेट टू एफसीएफएस, टू लो टू मैनी कॉन्टेक्स्ट स्विच कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और कॉस्टली पड़ेगा। हाउ टू सेट टाइम स्लाइस लेंथ, क्या हम लेंथ सेट करें, ये समस्याएं इसमें आती है कि मान बहुत बड़ा प्रोसेस, हम कितना टाइम स्लाइस लें कि हमारी स्विचिंग कम हो और हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिले, तो ये समस्या वहाँ पर आ जाती है। अब जैसे टाइम स्लाइस और कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, ये क्योंकि प्रोसेस टाइम आपका 10 दिया हुआ है, ये प्रोसेस टाइम दिया हुआ है, क्वांटम 12 है, कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है 0 है। तो अब यहाँ पर जो क्या है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट 6 लिया, ये देखो 6 लिया, एक बार तो स्विच कर गया ना, फिर मैंने यहाँ पे क्वांटम ले लिया मान लीजिए 1। तो देखिए अब समस्या क्या रहती है कि जैसे अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट स्विच 9 हो जाएगा, क्वांटम कितना है 1 है, ये कितना 9 है, क्योंकि प्रोसेस टाइम कितना है 10 है, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच आपने 9 कर दिए तो प्रोसेस कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो अब इसी के बाद एक ये देखिए मेन एग्जाम्पल यहाँ पे आता है। अगर मेन एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आता है कि टाइम स्लाइस मैंने 20 दे रखा है, आपका बस टाइम दिया P1 P2 P3 P4, ये प्रोसेस है, बस टाइम दिया हुआ। तो देखिए 20 है ना, तो P1 20 किया, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20 अगर लेस करेगा 53 में तो कितना बचेगा आपका 33 बचेगा, बचेगा ना 33, यस 33 बचेगा। फिर इसके बाद P2 आया, तो P2 को अगर देखें तो P2 कितना है 70 है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा इसमें 0 बचेगा, इसमें 0 बचेगा ना। फिर P3 आया, तो P3 को 20 करेंगे अपन, तो जब 20 करेंगे तो 58 यानी 48 बचेगा, चलिए 48 बचा। इसके बाद अब आप इसको करेंगे P4 करेंगे, तो P4 में कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। ऐसे करके ये आपकी जो कंडीशंस है वो चलती चली जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए फिर इसी तरह आपका जो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस, ये बच रहा है, ये तो प्रोसेस आपका बच ही रहा है। फिर इसके बाद क्या शेड्यूल होगा, फिर P1 पे आएगा, जब P1 पे आएगा तो फिर यहाँ पे 20 जाएगा आपका, जब 20 लेस होगा वो इसी तरह यहाँ पे ऐड होते चला जाएगा। जो कंडीशन यहाँ पे आ रही है ये आपको ऐड होते चला जाएगा। 57 में 20 किया तो 77 आया ना, तो 20 चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 बचेगा, ओके। अब इसके बाद फिर आपका P3 शेड्यूल होगा। देखिए P1 के बाद क्या, P1 तो यहाँ पे P4 तो हो गया था 77, P1 के बाद फिर P3 शेड्यूल होगा ना, क्योंकि P2 जा चुका है। तो P3 में कितना आएगा 48 है, तो 48 में आपको फिर से 20 चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 28 बचेगा, ओके। इसके बाद P3 के बाद फिर P4 आएगा, तो P4 आपका 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, अभी हो जाएगा 0। फिर P1 पे आएगा, तो P1 भी अब आपका क्या हो जाएगा 0। इसी तरह आपका ये कितना हो जाएगा, अब आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपका P3 के बाद फिर अब आपका 8 हो गया, तो P3 आ गया, P3 अब देखिए 8 बन गया। अब P4 तो खत्म हो गया ना, तो फिर से P3 शेड्यूल होगा,
अब ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो देखिए P1 P2 एंड P3 P4 P1, तो ये पूरा का पूरा गैंट चार्ट यहाँ पे बन गया 172। और इसको अगर हम एक बार रियलाइज करें, देखिए समझ में तो आ गया होगा, तो हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा 70 था यहाँ पे, 70 हमारा वापस देखिए आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये देखिए 20, तो सबको ऐड करें तो ऐड हो जाएगा 7 + 3 10 हो गया, 10 18 18 4 22, 22 यहाँ पे 2 आ गया, देखिए बचा कितना 2, तो 5 + 1 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 1 10 + 6 16, तो 162 देखिए फाइनल आ रहा है इसमें भी, इसका टोटल भी 162 आ रहा है, यहाँ पे देखिए फाइनल 162 आ रहा है। इसी मैंने छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया था, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो टिपिकली क्या होता है, हायर एवरेज टर्नअराउंड टाइम SJF बट बेटर रिस्पॉन्स। SJF से इसका जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो हायर तो रहता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत बेस्ट होता है, ठीक है ना। टर्न कई बार स्विचिंग होती है, P1 आया, P2 आया, P3 आया, P4 फिर रिपीट कर रहा है, P1 आया, यानी कि एक सर्कुलर की तो यहाँ पे बनती चली जा रही है। तो अगर आप इसको निकालना चाहें टर्न टाइम तो निकाल सकते हैं कंपाइल टाइम पे, क्योंकि इसमें कंपाइल टाइम क्या होगा, P1 आपका कब फिनिश हो रहा है 134 पे, निकाल सकते हैं। P2 आपका कब फिनिश हो रहा है, P2 आपका 33 पे हो रहा है, यस 37 पे हो रहा है, P3 आपका 162 पे हो रहा है, और P4 आपका यहाँ पे 121 पे हो रहा है। ये आपका कंप्लीशन टाइम हो गया, अराइवल टाइम 0 है, तो वही वैल्यू आपके टर्न अराउंड टाइम पे आ जाएगी। और जब टर्न अराउंड टाइम पे वही वैल्यू आएगी तो वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो अपन लोग। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, वैसे घटाते चले जाओ, आपके जो पुराना मैंने तरीका बताया वैसे आपको सारा का सारा निकल आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने ये देखा, ये तो था आपका टोटल जो है टर्नअराउंड टाइम का पूरा शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम, और मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी आपको बता दिया। इसके क्वेश्चंस आप मल्टीपल करिएगा, मैं भेजूँगा क्वेश्चंस आपको, उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।